तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है ठंडी दिसंबर की रात जयपुर हाईवे पर एक बस अपने सफर के बीच अचानक रुक गई। ड्राइवर और क्लीनर जैसे ही बाहर गए, बस के अंदर सवार सभी लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। कोई चिल्लाया नहीं, कोई हिला नहीं। बस में सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा बची। जो वहां था उसने देखा कि कुछ भी सामान्य नहीं था। यह कहानी है उस डरावनी रात की, जब वास्तविकता और भूतिया रहस्य आपस में मिलने लगे और एक सामान्य सफर बदल गया खौफनाक मुठभेड़ में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विनोद पंवार है। मैं अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूं। पेशे से स्कूल टीचर हूं। दिसंबर 2018 की वो ठंडी रात आज भी जहन में जमी हुई है। उस दिन स्कूल का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जयपुर में था, जो देर शाम तक चला। घर लौटने के लिए मैंने रात 11 बजे जयपुर से अलवर की बस पकड़ी। बस पुरानी थी लेकिन ठीक ठाक चल रही थी। ड्राइवर का नाम रघुनाथ था और क्लीनर मुकुल। दोनों की आपस में पुरानी जान पहचान लग रही थी। बस में करीब 20-25 सवारियां थीं, कुछ नींद में, कुछ मोबाइल पर, कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए। मैं आखिरी सीट पर बैठा था क्योंकि वहां से बाहर का नजारा साफ दिखता था। रात का कोहरा सड़कों को निगल चुका था। बस की हेडलाइट ही अकेली रोशनी थी जो आगे का रास्ता दिखा रही थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस जैसे धुएं में बदल जाती थी। बस जब जयपुर से बाहर निकली तो सड़क और भी वीरान होती चली गई। सड़क के दोनों ओर खेत थे जिनके बीच बीच में सूखे पेड़ अपनी परछाइयां डाल रहे थे। करीब आधे घंटे बाद मुकुल ने सभी सवारियों से पूछा, किसी को चाय चाहिए क्या? आगे ढाबा पड़ेगा। कुछ लोगों ने हां की, लेकिन ज्यादातर लोग नींद में थे। बस एक पुराना ढाबा देखकर रुकी। बोर्ड पर लिखा था, कन्हैया टी स्टॉल, 24 घंटे सेवा में। लेकिन उस वक्त ढाबे पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक लालटेन झिलमिला रही थी। रघुनाथ बोला, अरे लगता है बंद है। मुकुल उतरा और आवाज लगाई, ओ कन्हैया भैया, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं मिला। तभी ढाबे के पीछे से एक दुबली पतली बूढ़ी औरत निकली। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें अजीब सी गहराई वाली। उसने बिना कुछ बोले बस की तरफ देखा और अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद वो एक केतली लेकर आई और बोली, चाय ले लो बेटा, गरम है। उसकी आवाज में अजीब सी थकान थी, जैसे बहुत समय बाद उसने किसी इंसान से बात की हो। मुकुल ने 2 कप लिया और रघुनाथ को पकड़ा दिया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। उस औरत के पीछे किसी की परछाई सी हिल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। मैंने आंखें मल लीं। शायद कोहरे का असर था, मैंने सोचा। बस फिर चल पड़ी। रघुनाथ धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था क्योंकि कोहरा बढ़ता जा रहा था। सवारियां अपने अपने में डूबी थीं। रात करीब 12 बजे होंगे। बस धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी। बाहर का कोहरा और गाढ़ा हो गया था। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था कि बस की घर्र घर्र आवाज ही अकेली सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक जोर का झटका लगा और बस हिचकोले खाकर रुक गई। सवारियों में हलचल मच गई। किसी ने पूछा, क्या हुआ भाई? किसी ने खिड़की से झांका, लेकिन आगे सिर्फ सफेद कोहरा था। ड्राइवर रघुनाथ ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बस ने जवाब नहीं दिया। उसने मुकुल की तरफ देखा। लगता है फ्यूल लाइन में हवा आ गई है। मुकुल बोला, रुकिए देखता हूं। दोनों नीचे उतर गए। मैं भी खिड़की से देख रहा था, लेकिन बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस की हेडलाइट कोहरे में ऐसे घुल गई थी जैसे धुएं में दिया। फिर अचानक रघुनाथ ने बोनट खोला और मुकुल टॉर्च लेकर नीचे झुका। मैं जिज्ञासावश नीचे उतर आया। बाहर की ठंडी हवा हड्डियों तक उतर गई। सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी सूखी डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी बूढ़े आदमी के हाथ। पेड़ के नीचे टूटी चारपाई थी और पास में बुझा हुआ चूल्हा। लगता था कोई वहां कुछ देर पहले बैठा था। राख में हल्की गर्मी अब भी बाकी थी। मैंने धीरे से पूछा, यहां कोई रहता है क्या? मुकुल ने जवाब दिया, कौन रहेगा भैया इस सुनसान में? ये तो सड़क किनारे कबाड़ा है।
रघुनाथ ने सिर झुकाए बोला, तू टॉर्च इधर रख, हवा फंसी है लाइन में। इतने में किसी ने पीछे से सीटी बजाई। मुकुल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो घबरा कर बोला, रघु, तूने सुनी? रघुनाथ बोला, क्या? अरे किसी ने सीटी मारी अभी। अरे पागल मत बन, रात का समय है, कोहरा है, कुछ भी आवाज लगती है। मैं खामोश खड़ा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैंने भी वो आवाज सुनी थी। वो सीटी बहुत हल्की थी, पर साफ और अजीब सी लंबी, जैसे कोई बस के पास से गुजरा हो। मैंने चारों ओर देखा, ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, सिर्फ दूर दूर तक खेत और काला अंधेरा। रघुनाथ बोला, सब लोग अंदर बैठूं, ठंड बढ़ रही है। हम तीनों बस में वापस चढ़े। मुकुल ने बस के दरवाजे बंद किए और कहा, अब थोड़ी देर कोशिश करते हैं, इंजन शायद पकड़ ले। मैं अपनी सीट पर लौट आया। बाकी सवारियां खामोश थीं। कुछ लोग ऊँघ रहे थे, लेकिन ज्यादातर के चेहरों पर बेचैनी थी। बाहर का माहौल ऐसा था कि कोई भी आवाज डराने लगी थी। रघुनाथ ने एक बार फिर बस चालू करने की कोशिश की। इंजन कुछ सेकंड के लिए गड़गड़ाया और फिर चुप। उसी वक्त बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारे खिड़कियां खोल दी हों, जबकि सब बंद थीं। हवा के साथ बस के पर्दे उड़ने लगे और खिड़की के शीशे चरमराने लगे। पीछे बैठी एक औरत घबरा गई, बोली, दरवाजा किसने खोला? मुकुल बोला, किसी ने नहीं, सब बंद हैं। लेकिन दरवाजे के पास से जैसे किसी के चलने की हल्की आहट आई। मैंने कान लगाकर सुना, लेकिन कुछ पल बाद वो थम गई। मुझे लगा शायद भ्रम है, लेकिन फिर किसी ने धीरे से बस की खिड़की पर दस्तक दी। टक टक टक। सबकी नजरें उस दिशा में चली गईं। मुकुल फौरन उठकर गया, खिड़की खोली, बाहर झांका। कौन है बे? पर जवाब में बस हवा की आवाज आई। रघुनाथ गुस्से में बोला, यार मुकुल, तेरा कोई दोस्त तो नहीं साथ चढ़ गया? मुकुल बोला, पागल है क्या? कौन आएगा इस वक्त? फिर वो सब फिर से अपनी अपनी जगह बैठे। मैं अब खिड़की से बाहर देख रहा था। कोहरे के बीच वही पीपल का पेड़ अब और साफ दिख रहा था। उसकी जड़ों के पास कुछ हिलता सा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो। मैंने ध्यान से देखा, वहां एक परछाई थी, किसी इंसान की नहीं। वो बहुत झुकी हुई थी और हवा के साथ हिल रही थी। मैंने झट से आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। मुझे अपने कानों में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से। मैं चौंक कर पलटा, पीछे कोई नहीं था। उसी समय बस के सारे लाइट्स झपक कर बुझ गए। अब बस में घुप अंधेरा था। सवारियां फुसफुसाने लगी। एक बच्चा रोने लगा। रघुनाथ बोला, सब शांत रहो, मैं देखता हूं। वो टॉर्च लेकर बाहर गया। टॉर्च की रोशनी बस के सामने इधर उधर घूम रही थी। फिर अचानक वो रुक गई। रघुनाथ जैसे किसी चीज को ध्यान से देख रहा था। हम सब खामोश थे। 5 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बस की तरफ लौटा। लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो मैं सिहर गया। उसके पीछे कोई चल रहा था। वो परछाई औरत की लग रही थी। बाल बिखरे, लंबा घाघरा, चेहरा कोहरे में छिपा। वो एकदम चुपचाप रघुनाथ के पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा वो गायब हो गई। रघुनाथ बस में चढ़ा, चेहरा पीला पड़ा था। मुकुल ने पूछा, क्या हुआ भाई? उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, चल इंजन स्टार्ट कर। मुकुल ने कहा, तू पसीने पसीने क्यों है? रघुनाथ बोला, कुछ नहीं यार, चलाने दे। इंजन फिर से चालू हुआ। बस धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, लेकिन माहौल कुछ अलग लग रहा था। न मुकुल की आवाज थी, न रघुनाथ का इंजन पर ध्यान देने वाला हाव भाव। खिड़की से बाहर सिर्फ कोहरा और वीरान सड़क दिख रही थी। मैं खामोशी से चारों ओर देखने लगा। बस के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने सब कुछ थाम लिया हो। मैंने आगे की सीटों की तरफ देखा। सभी सवारियां एकदम चुपचाप बैठी थीं। किसी ने गर्दन तक नहीं हिलाई। पहले तो लगा कि सब डर या थकान की वजह से सो गए होंगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कोई सांस नहीं ले रहा था। मैंने धीरे से कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरी आवाज बस के भीतर गूंज कर लौट आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सीट से उठकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन जैसे पैर भारी हो गए हों। धीरे धीरे मोबाइल निकाला
और उसकी टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी में जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेरे पसीने छूट गए। पहली सीट पर बैठी औरत की आंखें खुली थीं, मगर वो हिली तक नहीं। उसके होंठों पर आधी मुस्कान जमी हुई थी। पास बैठा उसका बच्चा टॉफी पकड़े उसी मुद्रा में जड़ बना हुआ था, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं घबराहट में आगे बढ़ा। एक बुजुर्ग आदमी खुले मुंह के साथ बैठे थे। उनकी आंखें स्थिर थीं, पुतलियां ऊपर की ओर जमी हुई। बगल में एक नौजवान जोड़ी बैठी थी। लड़के का हाथ अब भी लड़की के कंधे पर था, लेकिन दोनों के चेहरे पर जीवन का नामो निशान नहीं था। मुझे लगा शायद गैस लीक हो गई है, शायद सब बेहोश हो गए हैं, पर नहीं, उनकी आंखें खुली थीं। सबके शरीर ठंडे पड़े थे और बस में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने घबराकर चिल्लाया, रघुनाथ, मुकुल, कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। बस का इंजन भी बंद था। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि बस बहुत धीमी चाल से चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धकेल रही हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। ड्राइवर सीट खाली थी। मुकुल की जगह पर टॉर्च पड़ी थी, जो बुझी हुई थी। बाहर देखा, सड़क पर कोहरा और अंधेरा। कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं। मैं पूरी तरह अकेला था। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद से कहा, शायद सपना है, शायद मैं बेहोश हूं। लेकिन ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और हाथ कांप रहे थे। सब सच था। तभी पीछे से किसी के हंसने की बहुत हल्की आवाज आई। मैं पलटकर देखा। रोशनी में बस की आखिरी सीट पर एक छाया हिली। ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो। मैं धीरे धीरे मोबाइल की रोशनी उस तरफ बढ़ाने लगा। सीट खाली थी, लेकिन सीट के नीचे किसी के हिलने की आवाज आई। मैंने डरते हुए आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, जैसे कोई सरक रहा हो। मैं पीछे हट गया। तभी दरवाजे के पास झटका लगा और बस के सारे शीशे एक साथ कांप उठे। मैं डर के मारे सीट पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद सब शांत, बस फिर वही सन्नाटा। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अंदर तक उतर रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! मेरा दिल धक से रह गया। मैंने दोबारा कोशिश की, मगर इस बार वो जाम हो चुका था। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। कोहरे में कुछ हल्की आकृतियां नजर आईं। पहले लगा पेड़ की डालियां हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आकृतियां इंसानी आकार लेने लगी। कई परछाइयां बस के चारों ओर घूम रही थीं। उनका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काले साए। मैंने तुरंत पर्दा गिरा दिया। मोबाइल की टॉर्च बुझने लगी, स्क्रीन झपकने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद करने की कोशिश कर रही हो। मैंने फोन छाती से लगा लिया। तभी बस के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वही बच्चा जो टॉफी पकड़े बैठा था। मैंने कांपते हुए देखा। वो अब धीरे धीरे सिर घुमा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना सफेदी के। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं पीछे हट गया। मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। बस के अंदर अब फुसफुसाहटें गूंजने लगी। रघुनाथ, मुकुल, मत खोलो, मत जाओ। आवाजें चारों ओर से आने लगी। हर शब्द कानों में ठंडी हवा बनकर घुस रहा था। मैंने साहस जुटाकर फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलने में मुझे 5 मिनट लग गए। उस वक्त हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। किसी तरह हैंडल को जोर से खींचा तो दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। ठंडी हवा का झोंका सीधे चेहरे पर लगा। बाहर घना कोहरा छाया था, जैसे पूरी दुनिया किसी सफेद चादर में लिपटी हो। हाईवे पर एक भी वाहन नहीं था। मैंने नीचे कदम रखा तो जमीन पर अजीब सी नमी थी, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो। लेकिन आसमान साफ था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। बस के पास जाकर देखा, ड्राइवर की साइड का दरवाजा खुला हुआ था। रघुनाथ का जैकेट वहीं पड़ा था। सीट पर आधी सिगरेट अब भी सुलग रही थी, पर आदमी गायब था। इंजन चालू नहीं था, लेकिन बोनट खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में कुछ देखा हो। मैंने आवाज लगाई, रघुनाथ, मुकुल, पर कोई जवाब नहीं। बस की लाइटें झपक रही थीं, जैसे किसी ने वायर से छेड़छाड़ की हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर तक सिर्फ धुंध, जिसमें सड़क गायब हो रही थी। दिल में डर बैठ गया था।
फिर भी मैंने हिम्मत करके बस के अंदर झांका। जो नजारा देखा उससे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बस पूरी तरह खाली थी, एक भी सवारी नहीं। जहां कुछ देर पहले 20 लोग बैठे थे वहां अब सिर्फ खाली सीटें थीं। कुछ जगह बच्चों के बैग पड़े थे, किसी सीट पर किसी औरत की चप्पल, किसी कोने में आधा खाया हुआ बिस्किट पैकेट। मैंने सीटों के बीच जाकर टॉर्च की रोशनी डाली। हर सीट पर किसी के होने के निशान थे। कुशन धंसे हुए, सीट बेल्ट खुले, पानी की बोतलें गिराई हुई, लेकिन कोई इंसान नहीं। बस में अजीब सी गंध थी, न तो खून की न धुएं की, कुछ और थी, जैसे जले हुए लोहे और सड़े पत्तों का मिश्रण। मैंने डरते हुए कहा, कोई है यहां? सन्नाटा, सिर्फ बस की खिड़कियों से आती हवा की आवाज। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ज्यादा तेज की और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। तभी मेरे पैर के नीचे कुछ चरमराया। नीचे देखा, किसी के बालों का गुच्छा पड़ा था। मैं उछल गया, मोबाइल लगभग हाथ से गिरा। टॉर्च हिलने से बस के अंदर परछाइयां लहराने लगीं। मैं भागते हुए बाहर निकला, बस के बगल में जाकर खड़ा हुआ। कोहरे में सांस भी ठंडी पड़ रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पेड़ पर झूल रहा हो। सड़क किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उसकी शाखाएं हवा में डोल रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर देखा, पेड़ के बीचों बीच कुछ हिल रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। जो दिखा उसने शरीर सुन्न कर दिया। रघुनाथ हवा में लटक रहा था, गर्दन एक ओर मुड़ी हुई, चेहरा नीचे मेरी तरफ, आंखें पूरी खुली, होंठ आधे खुले हुए। शरीर झूल रहा था जैसे अभी अभी फंदा लगाया गया हो। उसकी छाती पर ड्राइवर की आईडी कार्ड हवा में हिल रही थी। मैं वहीं जम गया। मुंह से आवाज तक नहीं निकली, पैरों ने जवाब दे दिया। लेकिन तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। नीचे टॉर्च डाली तो देखा, मुकुल जमीन पर पड़ा था, शरीर टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ऊपर से फेंका गया हो। उसकी आंखें भी खुली हुई। मैं चिल्ला पड़ा, रघुनाथ, मुकुल! पर हवा में सिर्फ मेरी गूंज थी। डर के मारे मेरे कदम पीछे हटने लगे। मैं बस की ओर भागा, लेकिन तभी लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास से सांस ली हो। ठंडी हवा नहीं थी, वो किसी का नजदीक होना था। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि खाल जैसे जम गई हो। मैं चीखते हुए पलटा। टॉर्च नीचे गिर गई, रोशनी घूमकर बस के नीचे चली गई। अंधेरे में मैं बस किसी धुंधली आकृति को महसूस कर पा रहा था। कोई मेरे बहुत करीब था। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक फुसफुसाहट, भाग मत। आवाज किसी औरत की थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैं वहीं ठिठक गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज दोबारा आई, भाग मत। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो दिल जैसे वहीं थम गया। बस के दरवाजे के पास वही बच्चा खड़ा था जो कुछ देर पहले बस में टॉफी पकड़े बैठा था। उसके हाथ में वही लाल रंग की टॉफी थी, लेकिन अब वो सख्त और सूखी लग रही थी, जैसे सालों से खुली रखी हो। बच्चे का चेहरा पीला नहीं, नीला पड़ चुका था। होंठों पर कोई रंग नहीं था, आंखें खोखली और उनमें अजीब सी चमक थी, ठंडी, बेजान और डरा देने वाली। वो मुझे देखे जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे किसी हादसे में जले हों। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? वो धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी, बस डर था। उसने कहा, अंकल, हमारी बस हर साल यहां रुकती है। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए कहा, क्या मतलब? कौन सी बस? वो थोड़ा पास आया। अब उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। ठंडी हवा उसके बालों को हिला रही थी, लेकिन उसका शरीर जरा भी नहीं हिल रहा था। उसने बहुत धीमी, ठहरी हुई आवाज में कहा, ये वही बस है, अंकल, जो उस रात रुकी थी जब हम सब मर गए थे। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने आगे कहा, हर साल उसी दिन, उसी वक्त ये बस यहां रुकती है और जो भी इसे देख लेता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। मैं एक कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, झूठ बोल रहा है तू। सब लोग अभी थोड़ी देर पहले तक जिंदा थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदा तो हम भी थे अंकल। उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो।
अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। मेरे चारों तरफ कोहरा और गहरा होने लगा। बस की लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं। बच्चे ने टॉफी मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, ये लो, आखिरी बार। मैंने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, नहीं, दूर रहो। लेकिन टॉफी अपने आप मेरे पैरों के पास आ गिरी। मैंने नीचे देखा तो वो टॉफी अब पिघल रही थी और उसके नीचे से खून जैसा लाल तरल निकल रहा था। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा और बस की तरफ भागा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने से डर लग रहा था। भीतर अब सब सीटें फिर भरी हुई थीं। वही सवारियां, वही बच्चे, वही बुजुर्ग, सब बैठे थे, लेकिन सबकी गर्दनें एक ही दिशा में मुड़ी हुई थीं और उनकी आंखें मुझे देख रही थीं। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बस हवा में वो हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा। वो बच्चा अब बस के सामने खड़ा था। कोहरे में उसका चेहरा गायब हो रहा था। उसने फिर कहा, अब तुम भी रह जाओ, हमें और सवारी चाहिए। मेरे भीतर से चीख निकल गई। मैं बस से भागने लगा, लेकिन रास्ता अब वही नहीं था। जहां सड़क थी वहां अब सिर्फ कच्चा रास्ता और घास थी। बस पीछे कहीं गायब हो चुकी थी। मैं अंधेरे में भागता रहा, लेकिन हर तरफ वही आवाज, बस के हॉर्न जैसी। दूर कहीं बस की हेडलाइट झिलमिला रही थी, लेकिन जब पास गया तो वहां कुछ नहीं था। बस की परछाई जरूर थी सड़क पर, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो मैंने पहले बस के अंदर सुनी थी। मैंने पलट कर देखा, वही बच्चा अब मेरे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह नीला था, आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। उसने कहा, हम इंतजार करते हैं, हर साल कोई ना कोई आता है, बस रुकती है, फिर सब चले जाते हैं। उसकी बात खत्म होते ही कोहरा और गहरा हो गया। मुझे लगा कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रहा है। वो वही आवाज थी, वही औरत जो पहले भी बोली थी, तू भी रह जा। अब बस की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे वो मेरे आसपास ही घूम रही हो। मैंने नीचे देखा, मेरे पैर कीचड़ में धंस गए थे। मैं निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना खींचता उतना नीचे धंसता गया। बच्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने कहा, अब देर हो गई अंकल, बस फिर से चलने वाली है। मुझे अपने पीछे इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, बस वहीं थी, लेकिन अब वो आधी धुंध में डूबी हुई थी। अंदर बैठी सवारियों के चेहरे साफ दिख रहे थे। सबके चेहरों पर मौत की झलक थी। किसी ने खिड़की से हाथ हिलाया, वही रघुनाथ था। उसकी गर्दन अभी झुकी हुई थी, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। सड़क पर धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ बढ़ाने पर भी कुछ दिख नहीं रहा था। सांस फूल चुकी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, पीछे मत देखना। बस की सीटी जैसी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैं बिना रुके भागता गया। ठंडी हवा चेहरा काट रही थी और दिल के अंदर डर किसी बर्फ की तरह जमता जा रहा था। करीब आधे घंटे तक मैं भागता रहा, जब तक कि मेरी आंखों को दूर कहीं एक हल्की रोशनी नजर नहीं आई। वो शायद कोई ट्रक था। मैंने पूरी ताकत से हाथ हिलाना शुरू किया। ट्रक धीरे धीरे मेरे पास आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और कहा, कौन है ओए? रात के इस टाइम सड़क पर अकेला क्या कर रहा है? मैं हांफते हुए बोला, भाई बस वहां हादसा, सब मर गए। ड्राइवर ने उतरकर मुझे पकड़ लिया, बोला, शांत हो जा पहले, क्या हुआ है? मैं कांपते हुए बोला, बस शाहपुरा मोड़ के पास रुकी थी, सब सवारियां सब गायब हो गए। ड्राइवर ने अपने हेल्पर की ओर देखा। दोनों ने मुझे ऊपर ट्रक में बिठाया। उसने कहा, चल शाहपुरा चौकी तक छोड़ देता हूं, वहां बता देना सब। ट्रक के केबिन में बैठते ही मुझे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन मन अब भी डर से भरा था। रास्ते में मैंने पीछे देखा। हाईवे फिर से शांत था। कोहरा धीरे धीरे छोटने लगा था। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत देखा हो, या ये सब कोई बुरा सपना था। करीब आधे घंटे बाद हम शाहपुरा पुलिस चौकी पहुंचे। ड्राइवर ने मुझे नीचे उतारा और पुलिस वाले को बताया कि मैं हाईवे पर अकेला भागता हुआ मिला हूं। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर चौधरी मुझसे पूछताछ करने लगे।
उन्होंने पूछा, कौन सी बस थी, कब रुकी थी? मैंने कांपती आवाज में कहा, जयपुर से अलवर जाने वाली रात के करीब 12 बजे शाहपुरा मोड़ पर रुकी थी। चौधरी ने अपने साथी की तरफ देखा, फिर कहा, अच्छा चलो दिखाओ, कहां थी बस? हम 4 लोग जीप में निकले। मैं रास्ता दिखाने लगा। कोहरा अब भी फैला था, लेकिन थोड़ी थोड़ी चांदनी जमीन पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में हम उसी जगह पहुंच गए जहां वो पुराना पीपल का पेड़ था। मैंने डरते हुए कहा, यहीं थी बस, यही रुकी थी। चौधरी ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां बस का कोई निशान नहीं था। सड़क के किनारे सिर्फ कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, जैसे किसी चीज का शीशा टूटा हो। थोड़ा आगे मिट्टी में कुछ जला हुआ पड़ा था। चौधरी नीचे झुके और टॉर्च लगाई। वो बस की नंबर प्लेट थी, आधी जली हुई। उन्होंने धीरे से पढ़ा, RJ02PA 1817। फिर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ साहब? उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। बोले, ये नंबर तो 7 साल पहले जली उस बस का है। मैं चौंक गया, कौन सी बस? उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, साल 2011 में इसी जगह पर जयपुर अलवर रूट की बस में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट हुआ था, सब सवारियां अंदर फंस गई थीं। कोई नहीं बचा, सब जल गए। मेरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। आवाज गले में अटक गई। लेकिन मैंने तो उन्हें देखा था, बात की थी। चौधरी ने कहा, बेटा, उस हादसे के बाद से कई लोगों ने कहा है कि यहां रात के 12 बजे एक बस दिखती है, धुंध में लिपटी हुई। कोई कहता है वो बस सवारियां मांगती है, किसी को अंदर बुलाती है, फिर गायब हो जाती है। हमने कई बार जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं चुप था। जीप के सायरन की हल्की आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी चौधरी का साथी बोला, साहब इधर देखिए। हम सब उधर गए। सड़क किनारे झाड़ियों में किसी ने जूता देखा था, वही नीले रंग का जूता जो उस बच्चे ने पहना हुआ था। वो आधा जला हुआ था, लेकिन उस पर मिट्टी के निशान अब भी ताजे थे। मैंने कांपते हुए कहा, ये तो उसी बच्चे का है। चौधरी ने टॉर्च मेरी तरफ घुमाई। बोले, कौन बच्चा? मैं बस चुप रह गया। थोड़ी देर बाद जब सब जगह देख लिया गया तो चौधरी ने कहा, चलो अब यहां से चलो, सुबह तक रहना खतरनाक है। हम वापस चौकी पहुंचे। उन्होंने मेरे लिए पानी और चाय मंगवाई। मैं चुपचाप बैठा रहा। हर कुछ मिनट में मुझे वही सीटी जैसी आवाज सुनाई देती रही, जैसे कोई बस अब भी मेरे कानों के आसपास घूम रही हो। सुबह हुई तो चौधरी ने मुझे स्टेशन तक छोड़ दिया। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, साहब वो बस सच में थी, मैंने खुद देखा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, कुछ बातें सबूत से नहीं, डर से साबित होती हैं। मैंने ट्रेन पकड़ी और अलवर वापस चला गया। कई दिनों तक कुछ भी नहीं बोल पाया। स्कूल में बच्चे पूछते, सर आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं बस मुस्कुराकर टाल देता। लेकिन रात को जब कमरे में अकेला होता तो खिड़की से बाहर वही हाईवे नजर आता, और कभी कभी आधी रात को दूर कहीं बस की सीटी सुनाई देती। वही पुरानी आवाज, वही खौफ। 2 हफ्ते बाद मैंने अखबार में पढ़ा, शाहपुरा हाईवे पर एक कार हादसे में 3 लोग मरे। चश्मदीदों ने कहा कि उन्होंने एक पुरानी बस देखी थी जो अचानक धुंध में गायब हो गई। मैंने वो खबर पढ़ी और अखबार नीचे रख दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि वो जगह अब भी वैसी ही है। उस रात का हादसा शायद खत्म नहीं हुआ, बस हर साल दोहराया जाता है, नई सवारियों के साथ। आज भी जब मैं जयपुर हाईवे से गुजरता हूं, उस जगह पर अपनी गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम कर देता हूं। मन अपने आप भारी हो जाता है। कई बार लगता है जैसे कोई बस आगे धीरे धीरे चल रही हो और उसकी खिड़कियों में कोई मुझे देख रहा हो। लोग कहते हैं अगर आधी रात को धुंध गहरी हो और आप उस सड़क से गुजरें तो दूर एक पुरानी बस दिखती है। उसकी हेडलाइट कमजोर होती है, नंबर प्लेट अधूरी, और अंदर बैठी सवारियां चुपचाप आगे देखती रहती हैं। और जैसे ही आप पास जाते हैं, बस धीरे धीरे धुंध में घुल जाती है, मानो कभी वहां थी ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है वो बच्चा अब भी वहीं खड़ा है, हाथ में टॉफी लिए, अगली सवारी का इंतजार करता हुआ। और जब हवा में सीटी बजती है तो मुझे यकीन हो जाता है वो बस अब भी उसी वक्त चलती है, 12 बजे रात, शाहपुरा मोड़ के पास।